किसान को औने पौने भाव में बेच के आना पड़ता है, भाव वो तय करता है, अपन नहीं करते। तो इसलिए उस जो एफपीओ है उसके अंदर अपन क्या करेंगे, मंडी में नहीं जाना है अपने को खुद को अपनी मंडी बनानी है। मंडी का मतलब ये हो गया कि अपना अनाज अपन एक जगह लाएंगे, सारे जितने मेंबर होंगे, मान लो आप 2000 किसान हो गए, 5000 किसान हो गए, सब एक जगह लाएंगे और वहाँ से आप उसकी प्रोसेसिंग करेंगे। यानी कि मिनी जैसे अनार को मान लो जूस बने तो जूस आपको खुद बनाओ, जीरो है तो जीरे की जगह मसाला बने या जीरे की जूस बने, वो अपन खुद बनाएंगे। जैसे आलू से आलू की चिप्स बनती है वैसे ही अपन खुद बनाएंगे। इसी तरह से जैसे बाजरा है तो बाजरे से बिस्कुट बनते हैं, बाजरे से चॉकलेट बनती है, बाजरे से ओट्स बनते हैं, बाजरे से बीयर भी बनती है, दारू भी बनता है। लेकिन कमाने वाले कमाते हैं, अपन नहीं कमा सकते, क्योंकि अपन ने तो 1500 रुपये के अंदर बेच दी बाजरी। अब वो आगे वाला भले ही उससे 50-100 रुपये किलो के हिसाब से कमाए, चाहे वो 200 के किलो के कमाए, अपने को कुछ मिलता नहीं है। ये सारी चीज़ें अपन अपने गांव में अपने क्षेत्र में खुद लगाएं। हमारा सारा अनाज वहीं आएगा और वहीं से हम प्रोसेसिंग करेंगे और उसके बाद में बेचेंगे। उसकी पैकिंग, उसकी रेट वगैरह अपन खुद तय करेंगे कि हम इस रेट में बेचेंगे। अब बाजरे को आपको तो ये सीधी 1500 देना, और बाजरे से बिस्किट बनते हैं, चॉकलेट बनते हैं, ओट्स बनते हैं। ओट्स के रेट में बिके तो है, बिस्किट का 50 रुपया है, 100 ग्राम बिस्कुट 50 रुपया, और चॉकलेट है नहीं, और ओट्स है, ओट्स की है कि बिंगा भी 100 रुपये किलो के आसपास भी क्या करें बाजरे का ओट्स। घना पहिया वाला है खरीदा करें, होटलों में बढ़िया ले जाया करें, 100 रुपये दिया करें। तो अब वो ओट्स है, बाजरे का ओट्स। अब बाजरे का ओट्स है तो अधिक रेट देने वाले खरीदे ले जाते हैं 100 रुपये में, अपन से तो 15 रुपये में लेके गए, वहाँ पर वो 100 रुपये में बिक रहा है। अब ओट्स के थारे मन में हो यो तो यो कैलाश जी की ओट्स करें। ओट्स के बताऊँ, ओट्स है दलियो बाजरी को, बाजरी तो बिके कितने में 1500 रुपये में, दलियो ने भेड़ो कर बढ़िया कोतली में हगड़ो पैक कर मात्र रेट लिखे ओट्स अंग्रेजी में लिखियो, और भाई चलो बेचो, रुपया कितना के 50 रुपये को आधो किलो लेना है तो ले, मात्र लिखियो जगह में बड़े बड़े शोरूमों में बिके, और अपने कनु ले दिया 1500 में ओट्स बेटो बिक रही है। वो ओट्स आपको क्यों नहीं बना सको, अपने थैली बना बढ़िया पैकिंग करो ना, आपको बेचो। तो इस तरह से सारा एक जगह आएगा। आपको मैं कहना चाहूँगा कि जीरा, एक जीरे को बताओ, हमने जीरो भी हुए। अब जीरे के अपन तो दे ना वो के भाव वाले हमें 115, 120, 130 ये रेट में दे मंडी में बेचना हो रहा। अब जीरे ने धके ले जाने पे कितों में बेचे तो ना एक्सपोर्ट में बेचे वो रुपया सीधा डबल हुए। कई मसाला बने भी में अपने 3 गुना रुपया कमावे अपना जीरे को, और एक जूस बने जीरे को भी, जूस को क्या करे तो जाने जूस बने जीरे को भी किलो एक जीरे के 100 बोतल बने। अब 1 किलो जीरे को तो अर्क है, बाकी तो पानी है, थोड़ा मीठो नोग दे, खोंड नोग भी दे, गोल्डन ठा दे, रेडी रेट बन जाए। अब वो जूस पियो, जूस की बोतल 10 रुपया। एक दिन मैं बालोतर बैठो, एक जना लान मंदी थी जीरे की जूस में पियो, बड़ो खटो मीठो बढ़िया। मैं माता लिक्विड पढ़ो केत बनूड़ी या तो कहते बेत अपने दमन के मो फैक्ट्री जीरी प्राइवेट लिमिटेड 10 रुपये सीसी। मैंने उसको पता किया, मैंने कहा यार ये दमन में बनी है और इसके ऊपर कितनी बनती है, उसको पूछा, लगभग 60-70-100 बनती है। तो मैंने कहा इसका मतलब तो 100 रुपये के अंदर जीरा लेके गया, और उससे अगर 100 बोतल बनती है तो सीधे 1000 रुपये हो गए। ये तो बड़ा काम ठीक है, अपने उसने तो पैसे कमा लिए, किसान से तो 100 रुपये में लेके गया वो, लगभग 10,000 रुपये। हाँ, तो इस तरह से क्या हुआ कि वो 100 के हो गए, 10 रुपये की एक है, 1000 रुपये होते हैं, 1000 रुपये होते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, इतनी छोटी सी शीशी आती है 10 रुपये की, तो वो क्या हुआ कि 1000 रुपये में बिका। तो मैंने पता किया, उसको पूछा कि मैं तो फिर पता किया कि वो जीरा गया कहाँ से, जीरा तो गया तो बाड़मेर से, और ऊंजा की मंडी में जाकर व्यापारी को दिया। व्यापारी ने उस व्यापारी के पास में वो कंपनी वाला यार, उसने जीरा खरीद के वो लेके गया वहाँ, और उसने वो जीरा बनाया, जीरे का जूस बनाया, और वापस बाड़मेर आया, अपन ने गटर उसको पिया 1000 रुपये में। अब आप बताओ, अपनी चीज़ से लोग पैसे कमा रहे हैं, अपन बैठे रहे कि ऐसे थोड़ी होगा। अब वो ज़माना बदल चुका भाइयों।
और मेरे युवा साथियों, आपके पास भी अवसर है और मोदी जी इसीलिए ये कृषि के 3 कानून लाए हैं और इसीलिए ये FPO बनाए जा रहे हैं कि अब वो समय गया। इस देश के अंदर 60 साल तक जिन्होंने लूट मचाई, जिन्होंने कभी किसान के ऊपर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से किसान आत्महत्या कर रहा था, मजबूर हो रहा था, गरीब रह रहा था, किसान की हर कोई बेचारा कहता है, किसान गरीब कहता है। अब वो समय हमें किसी तरह से उसको समय को जो गया है उसको अब वापस उसको छोड़ के और नए समय के अंदर हम किस तरह से आत्मनिर्भर बने, इसके लिए ये FPO बनाए जा रहे हैं। अब आपको एक ही चीज के 2 बार पैसे मिलेंगे, आपकी एक फसल के 2 बार पैसे मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे बताऊं? आप क्या करेंगे, जैसे एक जगह आपका पहले तो आपके FPO में आपने अनाज लाकर जैसे जीरा दे दिया 110 रुपया, 120 रुपया, 100 रुपये में जो रेट है बाजार में उसके हिसाब से FPO में आपके जमा हो गई। अब आपके उसका तो पैसा आपको हाथों हाथ मिल जाएगा, जो मंडी में बेच रहे हो वैसे ही वहाँ बिकेगा। अब उसके बाद में उस कंपनी का जो नफ़ा होगा, वो नफ़ा है उसको भी आपके साल पूरा होने पर पूरी कंपनी का जो नफ़ा होगा वो सारे किसानों में बांटा जाएगा। यानी कि आपको एक ही फसल के 2 बार फायदा मिलेगा, कंपनी का नफ़ा भी मिलेगा और जीरे का पैसा है वो तो आप वैसे ही मंडी में बेचने जाते हो, वो पैसा मिल जाएगा। तो डबल हुए कि नहीं हुए? इसके लिए ये समूह बनाया जा रहा है। अब इसके लिए सरकार की ओर से जो पैसा मिल रहा है वो मैं बताता हूँ आपको। 33 लाख रुपए की भारत सरकार आपको सहायता करेगी, ये कृषि मंत्रालय के द्वारा आपको मिलेंगे 33 लाख रुपए एक FPO को। ये तो आपसे वापस नहीं लिए जाएंगे, हमारे आपके पास ही रहेंगे 33 लाख रुपए तो। एक आपको जो भी उसकी प्रोसेसिंग होगी, जो यूनिट लगाओगे आप वहाँ पर, जो मिल लगाओगे, चाहे जीरे की मिल लगाओ, बाजरे की मिल लगाओ, दाल मिल लगाओ, जो भी लगाओ ना, उसका पैसा जो होगा ना, उसके चाहे 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, वो भी आपको भारत सरकार की ओर से सहायता मिलेगी और वो भी मैं आपकी व्यवस्था करवा दूंगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ। लेकिन करना आपको पड़ेगा। मेरे करे हूँ या इस बैठा मंच मत बैठा झुकाने वाला, आपको मेंबर बनना पड़ेगा और मेंबर जो होगा सोसाइटी का उसके 2000 रुपये लगेंगे, वो आपके पास ही रहेंगे, आपकी सोसाइटी में ही जमा होंगे। भारत सरकार उल्टा 2000 के बदले 2000 भारत सरकार भी देगी। यानी कि 750 किसानों के आपके जो पैसे होंगे वो लगभग 15 लाख होंगे, तो 15 लाख रुपए भारत सरकार भी आपको आपके FPO में जमा करा देगी। तो 33 लाख रुपए आपके इक्विटी ग्रांट के हो जाएंगे, जिसको आपको खर्च करना, वापस नहीं देना है। तो ये सारी मैंने आपको जो योजना बनाई है ये सब इसलिए बनाई जा रही है कि जो नरेंद्र मोदी जी ने अभी कानून बनाए, जिसका लोग ये विरोध कर रहे हैं, वो इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि कहीं किसान आत्मनिर्भर नहीं बन जाए, किसान मजबूत नहीं हो जाए, किसानों के साथ में जो शोषण हो रहा था उससे उनको मुक्ति नहीं मिल जाए। इसके लिए अभी जो कानून बना है उसका मैं बताना चाहता हूँ। 3 कानून जो बने जिसका ये विरोध कर रहे हैं उसके बारे में बता के जाऊँगा। इसमें क्या किया है कि पहले जो आप अपना अनाज है वो अपनी मंडी में ही बेच सकते थे। जैसे अपनी मंडी बाड़मेर है तो बाड़मेर भी बेच सकता, बालोतरा मंडी में नहीं बेच सकता, ना गुजरात की मंडी में बेच सकता। जहां आपकी मंडी है उसी में बेच सकते हो, और उसके अलावा दूसरी जगह अगर बेचने जाते तो आपको बीच में अगर पकड़ लेते तो उसका पेनल्टी लगती। लेकिन मंडी अपनी जो है उसी में उन आड़तियों के पास में बेचना पड़ता। हमारी ये था। मैं कहना चाहता हूँ कि एक माइक बनाने वाली कंपनी देश के किसी कोने में बेचे, विदेश में बेचे, उसको कोई रोकने वाला नहीं। ये कागज़ बनाने वाली कंपनी कहीं पर भी इसको बनाकर बेचे, उसको कोई रोक टोक नहीं। लेकिन मेरे धरती पुत्र अन्नदाता, मेहनत का किसान, रात दिन मेहनत करने वाला, उस पर रोक क्यों? 60 साल, इसके 70 साल से इसके ऊपर रोक लगी हुई थी। अब नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया कि देश का किसान किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थान पर जहाँ उसको अधिक रेट मिले वहाँ पर बेच सकता है। वो चाहे तो मंडी के अंदर बेचे अगर उसको अधिक रेट मिलती है, और उसको बाहर अगर रेट अधिक मिलती है तो वो बाहर भी बेच सकता है। ये इस कानून के अंदर छूट दी है। और दूसरा एक किया है कि मंडी के बाहर अगर कोई किसान बेचेगा तो उसको कोई प्रकार का, किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा, मंडी के बाहर बिना टैक्स। ये मोदी जी ने कानून बनाया। दूसरा कानून और बताओ, दूसरा कानून है जिसमें आपको कहो कि एग्रीमेंट माते खेत में जैसे तारो जीरो है तो व्यापारी पहले ही आन कह दे कि थारो जीरो जो को पकेला तैयार वेला बी टाइम हूँ आऊँला, और दोनों के बीच में सौदो हो गयो, जैसे 100 रुपया 120 रुपये में एग्रीमेंट हो गयो, तो 120 रुपया फसल पकी बी टाइम वो आवेला, 120 के भाव देन धोने चेला जो को थोड़े दोनों के बीच में होते हो, और वे आपका पहिया देन चेला। अब पीने बावजूद भी अगर थोड़े मान लो
रेट घटजिए मीठे में थे तो होदो तो 120 में करियो और रेट मान लो 40-80 रुपया हो गया तो 80 रुपया हो गया तो थाने व्यापारी है जो 120 रुपया में होदो कियो तो 120 रुपया देना ही पड़ेगा। नीना भी के माता 150% पेनल्टी लगेला। मतलब आपने जो 150 रुपये अगर 120 में सौदा किया तो 120 रुपये देने पड़ेंगे, चाहे भाव घट के 50 रुपये आ जाए तो भी व्यापारी को 120 रुपये देने पड़ेंगे, नहीं तो उसके ऊपर 150% पेनल्टी है। यानी कि आपके अगर 5 लाख का जीरा है तो 12.5 लाख रुपये आपको देने पड़ेंगे, वो व्यापारी आपको देगा। अब इसी तरह मान लो रेट बढ़ गई, मान लो रेट 150 रुपये होगी, के हो तो 12 रुपये में ही करियो, नहीं 120 रुपये में करियो। लेकिन रेट बढ़न होगी कितनी, रेट बढ़ के हो गई आपके 150 रुपये। तो ऐसे में हमने जो कानून बनाया उसके अंदर ये है, जो अभी जो जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं उसके अंदर ये है कि किसान बढ़ी हुई दर पर यानी कि 150 रुपये के अंदर दूसरे व्यापारी को बेचता है तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, वो बेच सकता है दूसरे को। व्यापारी अगर सौदे से मना करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और किसान अगर दूसरे को बेच देगा तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ये मोदी जी ने कानून बनाया है, इसमें क्या गलत किया भाई। अब दूसरी चीज और बताओ, उसके बाद में आपसे अगर मान लो एडवांस पैसा लिया है, एडवांस में पैसा अगर आपके पीछे मान लो 2 लाख रुपए या लाख रुपए आपने एडवांस ले लिए तो वो तो उसको वापस देना पड़ेगा। सही है गलत है, वो तो उसको देना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी प्रावधान रखा है। उसमें एसडीएम कहेगा, एसडीएम के पास सुनवाई होगी, एसडीएम उसको पूछेगा किसान को, भाई तूने 2 लाख रुपए एडवांस लिए हैं, वो तो इस व्यापारी को कैसे देगा। तब वो किसान बोलेगा कि मैं इसको 6 महीने में दूंगा, तो एसडीएम लाइन लिख देगा कि 6 महीने में भाई तेरे को पैसा ये किसान देगा। किसान कह देगा नहीं मैं तो 12 महीने में दूंगा, जब अगली फसल पकेगी तब दूंगा। तो एसडीएम उसमें लाइन लिख देगा भाई तेरे को अगली साल मिलेगा पैसा। और अगर वो कहते नहीं मैं तो किस्तों में दूँ, एक हाथ में उनको दे दीजिए नहीं, तो एसडीएम लिख देगा कि तो इसको 150 रुपये तेरे को ये जो पैसा है वो किस्तों के अंदर देगा। उसके किसान की मर्जी है। और इसके बावजूद भी मैं तो इससे कहता हूँ, इससे आगे मुझे और है, अगर किसान कह दे कि ना मैं तो दू ही नहीं नट जी तो ही बिगो, एसडीएम कहीं नहीं बिगाड़ सके। मतलब जमीन कुड़क नहीं कर सकता, न ही संपत्ति कुड़क कर सकता है। ये कानून बनाया है नरेंद्र मोदी जी ने, और हमने इसलिए बनाया कि किसान के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसान ईमानदार होता है। नरेंद्र मोदी जी ने 0 बैलेंस पे आपके अकाउंट खोले, वो इसलिए खोले कि नरेंद्र मोदी जी को किसानों पर भरोसा था। बाकी जो व्यापारी जाते हैं अकाउंट खोलते हैं ना, तो उनके लिए एक गारंटर चाहिए तब बैंक वाले खोलते हैं, लेकिन किसान के कोई गारंटर नहीं होता। 0 बैलेंस पर खाते खोले, और आपको और हम सबको पता है कि 2-2 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए जो हमारे को केसीसी देते हैं, उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि जिस तरह से मोदी जी ने अभी सारे किसानों को कहा कि जो भी आपके इनाम अपने ई मित्र के पास में जाओ, जिसके केसीसी नहीं है वो केसीसी भी करवा सकता है। उसके 15 दिन 20 दिन के अंदर अगर उसने ई मित्र से करवाया तो सभी के केसीसी करवाई जाएगी, पैसा मिलेगा केसीसी का। तो कुल मिलाकर मोदी जी सारा कुछ ऐसा कर रहे हैं कि किसानों पर उनको भरोसा है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अगर व्यापारी किसान है, उसके साथ में अगर सौदा होता है और वो अगर पैसा मान लो बाद में कह देता कि मैं तो साहब मेरी परिस्थिति ऐसी है कि मैं तो दे ही नहीं सकूं, तो एसडीएम उसको पैसा नहीं दिला सकता। ये इस कानून में जबरदस्ती कि एसडीएम है वो किसान से पैसा वसूल नहीं करवा सकता, ये हमने कानून बनाया। ये कौन सा गलत है भाई, मुझे बताओ। इसमें मुझे बताओ क्या गलत किया भाई मोदी जी ने। ये लोग है ना आकर कहते हैं काले कानून, काले कानून, कालो थारो मुंडो। कैसे काले कानून है? इतना बढ़िया कानून बनाया नरेंद्र मोदी जी ने। 60 साल से किसान भुगत रहा था। पंजाब के अंदर कानून बना हुआ है, आपको बताऊं आज जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, ये जो लोग कांग्रेसी बोल रहे हैं ना, उन्हीं की सरकार ने कानून बनाया है। और जो पहले जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कानून बनाया है उसके अंदर क्या है, किसान अगर गलती करता है, किसान अगर गलती करता है तो उसके ऊपर 3 लाख की पेनल्टी है और 5 साल की सजा का प्रावधान है। यही पंजाब के अंदर कानून बना हुआ है। लेकिन मोदी जी ने कहा कि मेरे देश के किसान के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती अगर उसने सौदे से मना कर दिया तो भी। ये लोग है ना, इन्होंने 60 साल इस देश को लूटा है। अब इनके पेट में मरोड़े आ रहे हैं कि मोदी जी ने देश के गरीब का दिल कैसे जीत लिया, देश के किसानों के दिलों को कैसे जीत लिया और कैसे वो काम करते जा रहे हैं।
आज इतने पैसे सीधे खातों में दे रहे हैं, एफपीओ बना रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं किसानों के लिए। ऐसा नहीं हो भविष्य के अंदर हम कोने के अंदर बैठे पूरी खत्म हो जाए। इसलिए ये लोगों को जो वहां पर बॉर्डर पे बैठे उनको भड़काने का काम कर रहे हैं, बैठे बैठे आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। और कौन किस तरह से कर रहा है वो आप सब देख रहे हो टीवी के अंदर, आजकल आपको साथ मीडिया के अंदर आ रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर देश का किसान आगे बढ़ रहा है। और ये लोग जो इनके पेट में मरोड़े आ रहे हैं वो हर नरेंद्र मोदी जी की योजना का विरोध कर रहा है। आज उन्होंने नोटबंदी का विरोध किया, उसके बाद में जीएसटी लागू हुआ तो आज जीएसटी का उन्होंने विरोध किया। धारा 370 हटी तो इन लोगों ने विरोध किया। और उसके बाद में सीए का कानून आया तो उसका विरोध किया। 3 तलाक का इन्होंने विरोध किया। और इससे भी आगे आपको बताना चाहता हूं, जब देश का सैनिक बॉर्डर के ऊपर जाता है और सर्जिकल स्ट्राइक का एयर स्ट्राइक करता है, उस समय भी वो इस देश के सैनिक के ऊपर भी प्रश्न लगाते हैं कि तुम लोगों वहां पर गए या नहीं गए। इस तरह की घटिया सोच के लोग, और अब तो इससे भी गई गुजरी बात करने लगे। देश के अंदर किस तरह से कोरोना की वजह से लोग मर रहे थे और जिस तरह से लोगों की जानें जा रही थी, पूरे विश्व के अंदर होड़ मची कि सबसे पहले वैक्सीन कौन बनाए, दवाई कौन बनाए, किस तरह से लोगों की जान बचे। नरेंद्र मोदी जी ने जब इस पूरे हमारे साइंटिस्टों ने मेहनत करके और उनकी तपस्या रात दिन उन्होंने काम किया बेचारों ने, और आज उसकी मेहनत के ऊपर वो कह रहे हैं कि ये वैक्सीन बनाई है, वो भी बीजेपी की वैक्सीन है, हम नहीं लगाएंगे। अरे तुम लोगों के शासन के अंदर कितनी दवाइयां बनाई, क्या वो कांग्रेस की दवाइयां थी? इलाज के लिए दवाइयां बनती है और उसको भी ये कांग्रेस की बीजेपी की बना देते हैं। इस देश के अंदर कैसी गंदी राजनीति के लोग आ गए। वो अटल बिहारी जी वाजपेयी जी थे जिन्होंने, आपको पता है कि जब भी कोई देश के अंदर उस समय कांग्रेस की सरकार अच्छा काम करती तो अटल जी उसकी तारीफ किया करते थे। लेकिन ये लोग, नरेंद्र मोदी जी कितना भी अच्छा काम करते हैं, लोगों की जान बचाने का काम करते हैं, तब भी वो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। आज किसानों के जीवन के अंदर परिवर्तन होने लग गया, तब भी ये लोग विरोध कर रहे हैं। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों से अब बचने का समय। मेरे यहाँ युवा साथी पढ़े लिखे बैठे, आप थोड़ा गिरिबान पर जाके देखिए कि वास्तव में हम पढ़े लिखे अनपढ़ नहीं है। कानूनों को पढ़िए, पढ़ने के बाद में आपको लगे तो उसका विरोध कीजिए। आज कितने 60 साल हो गए, कितने लोग यहाँ पर आत्महत्या करते थे, बेचारे मजबूर होते थे। हमारे धोरों के अंदर आपने देखा होगा रेगिस्तान की यहाँ पर कोई सुविधा तक नहीं थी। आज जब किसानों के और जीवन के अंदर परिवर्तन आने के लिए, और ऐसा व्यक्ति जो जीवन के अंदर परिवर्तन करने वाला नरेंद्र मोदी जी तो कहते हैं न तो खाऊंगा न खाने दूंगा। आज इस बात की भी उनको तकलीफ है कि पैसा खाने को क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचारी लोग आज जो पता है, जो पहले वहां से भेजते थे 100 रुपये, तो नीचे तक आते तो कहते थे हम तो 100 भेजे, नीचे 15 ही पहुंचे। ये सब खाने वाले कौन थे? इनके पूरी कड़ी जुड़ी हुई थी, नीचे से लेकर इनके दलाल, इनके पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर सब, किस तरह से उनको कैसे खाना है। आज भी लगे हुए हैं ये लोग। आपको बताना चाहता हूं, कोई थाने का दलाल बना हुआ है, तो कोई पटवारी का दलाल बना हुआ है, तो कोई वहां पर एसडीएम का दलाल बना हुआ है, तो कोई बीडीओ का दलाल बना हुआ है। इस तरह से इनके दलाल बने हुए बैठे हैं ये लोग। अब तो इस तरह से, इससे उस समय जब इनको कोई पूछने वाला नहीं था, उस समय तो किस तरह से लूट मची थी। इनके खुद के प्रधानमंत्री कहते थे कि हम तो 100 रुपये भेजते हैं, नीचे तक है कि 15 रुपये पहुंचते। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने आकर व्यवस्था को संभाला और उन्होंने कहा कि आज आप देख रहे हो, वहां से अगर 100 रुपये भेजते हैं तो 100 के 100 सीधे खाते में आते हैं, कोई बीच में बिचौलिया पैसा नहीं खा सकता। इतना अच्छा काम हो गया, फिर भी कहते हैं कि नहीं सा अच्छा नहीं हुआ है, इसका विरोध कर रहे हैं। आज कोई बुजुर्ग है, मान लो पढ़ा लिखा नहीं है, कम पढ़ा है, तो वो भी इस बात को समझता है जब कहा जाता है तो वास्तव में अच्छा हुआ। लेकिन कई मैं देख रहा हूँ कई युवा साथी हैं कांग्रेस के, वो उसके बस दिन भर फेसबुक व्हाट्सएप पर अरे तुम पढ़ लो, पढ़े लिखे भगवान ने तुम्हारी अक्ल है तो पढ़ाई करके देखो, पढ़ा हुआ है तो उसको पढ़ो कि उस कानून के अंदर क्या लिखा है कांग्रेस के कानून में। और इससे भी अच्छा मैं तो ये कहता हूँ, अगर इनके कानून इतने अच्छे होते तो 60-70 साल देख लिया ना, 5 साल नरेंद्र मोदी जी ने कानून बनाए उनको देख लो, उसके बाद में अच्छा नहीं लगे तो फिर विरोध कर लेना। और इनके पीछे मानसिकता एक ही है, जो लोग ये विरोध कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, इनका एक ही उद्देश्य है कि अभी तो ये बिल का विरोध कर रहे हैं, इसकी आड़ में आने वाले समय में ये धारा 370 का भी विरोध करेंगे, सीए के कानून का भी विरोध करेंगे।
ये तो शुरुआत इनकी है और इस तरह से आने वाले समय में इनका ये प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान की जनता है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ में, आज देश के अंदर करोड़ों करोड़ किसान हैं जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। इतने सारे किसान यूनियन के, किसान संगठन के नेता आ रहे हैं, वहां पर आकर मंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन किया नरेंद्र मोदी जी ने। और इसका उदाहरण मैं बाड़मेर जिले का देकर आपको बताना चाहता हूं। आप और हम सब जानते हैं हमारा अनार आज से 1 साल पहले जब बिकने के लिए जाता था मंडी के अंदर या कोई लेके जाता था तो सिर्फ 15 रुपये या 20 रुपये किलो के अंदर बेचना पड़ता था। और मेरे को किसानों ने कहा था कि कैलाश जी अनार हमारे पैया को आवे नहीं इतना बेचने जो जगदिन फसल पके बीटे तो सिर्फ उन्हें बहुत ही सस्ते के अंदर बेचना पड़े, 15-20 रुपयों के अंदर बेचना पड़े उन्हें। सही को गलत को? दुकान में ट्रैक्टर की टोली में कहा था ले जान बाजार में 15-20-25 रुपया जक्का दे भी रेट में बेचना होता। और कई किसानों ने मेरे को कहा कि हम तो इस अनार के पौधे को उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है इसमें, क्योंकि हमारे को 15-20 रुपये पूरे साल मेहनत कर रहे हैं, बाद में 15-20 रुपये, और वही अनार जब वापस बढ़ता है हमारे से खरीद कर लेके जाता है व्यापारी, और वो व्यापारी 4 महीने बाद में उसी अनार को 100 रुपये किलो के अंदर बेचता है, लेकिन हमारे से सिर्फ 10-15 रुपये के अंदर, 20 रुपये के अंदर खरीदता है। क्योंकि हमारी मजबूरी है, हमारी इस बात की मजबूरी है क्योंकि हमारे को पता है कि अनार पकने के बाद 15-20 दिन के अंदर खराब हो जाएगा, इसलिए मजबूरी के अंदर महीने के अंदर अंदर बेचना पड़ता है। हमारी मजबूरी है और इसका फायदा वो लोग उठाते थे। लेकिन आपको बताऊं इस कानून के बनने के बाद में ये कीटनोद और बूढ़ीवाड़ा है हमारे। परसों मेरे को 4 दिन 5 दिन पहले मैं जब आया तो मेरे को वहाँ के किसान मिले और उन किसानों ने कहा कि हमारे पहले हम अनार को 15 रुपये में बेचते, 20 रुपये में पिछले साल बेचा था, लेकिन अभी हमारे वहाँ पर रोड के ऊपर ऐसे छोटे छोटे टेंट लगाकर कई व्यापारी आ गए, रोड के किनारे पर बैठे हैं और हमारे खुद के खेत में आते हैं और कैसा तेरा अनार है जगह मोहरे दे, तुम्हारे अनार मुझे देना। और आज मैं मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि जब कंपटीशन होता है ना तभी पैसा मिलता है, ऐसे ही नहीं मिलता। जब सामने भामने जाओगे तो कोई पैसा नहीं देगा, लेकिन जब खेत में आएगा तो पैसा देगा कि नहीं देगा। और आज वहाँ पर अनार है वो 100 रुपये से लेकर और 160 रुपये किलो के अंदर बिक रहा है आज अनार बाड़मेर का। ये इन बिलों की वजह से व्यापारी इनके खुद के यहाँ पर आए, आज लाइन लग रही है, क्योंकि पहले व्यापारी आ नहीं सकता था, कानून नहीं था। अगर उसको कोई बेचारे को पकड़ लेता तो उसका अनार वो ले जा नहीं सकता। और किसान है, किसान भी दूसरी जगह जाकर मंडी के बाहर कहीं दूसरी जगह बेच नहीं सकता था, चोरी छुप के बेचता था। लेकिन आज इन बिलों की वजह से बाड़मेर का अनार 160 रुपये किलो के अंदर 100 से लेकर और 160 रुपये किलो, जो बढ़िया क्वालिटी है वो 160 रुपये और जो कमज़ोर क्वालिटी है उसके 100 रुपये से ऊपर रेट के अंदर व्यापारी आकर खेत के अंदर खरीद रहे हैं। यही स्थिति अपने यहाँ पर भविष्य के अंदर बनेगी, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पर अगर ऑर्गेनिक होगा उस समय जीरा, बाजरा, मूंग, मोठ लेने के लिए लोग आएंगे। और मैं तो ये कहता हूँ इसीलिए आने वाले समय के अंदर मेरा तो एक ही मकसद है कि जो जिम्मेवारी आपने मुझे दी है, मुझे जीता कर भेजा, तो मैं ईमानदारी के साथ में काम करूँ। और ईमानदारी से मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मेरे किसानों की इनकम बढ़े, और उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करने के लिए लास्ट में एक ही बात कहूँगा। किसी को बुरी लग सकती है, किसी को अच्छी लगे, लेकिन मेरा एक कहना है कि आप FPO बनाओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने पहले कहा ना आपको, मेंबर बनो। आप मेंबर बन जाओ, उसके बाद में अगर आपको इसका घाटा हो जाए तो मैं आपको कह रहा हूँ आज यहाँ पर उस कंपनी के अंदर हमने क्या प्रावधान किया आपको बताना चाहता हूँ। आप जो कंपनी बनाओगे उसके अगर 5 करोड़ रुपए भी लग गए, 10 करोड़ भी लग गए, और आपके बाद में अगर मान लो FPO नहीं चला तो आपको जो लोन लिया है वो पैसा भी आपको भरने की जरूरत नहीं है, वो भी पैसा भारत सरकार भरेगी बैंक में लोन। आपको कोई अगर बंद होगी, दिवाली होगी तो ही चिंता नहीं करेंगे। आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2000 रुपये आप है ना अपने FPO के मेंबर बनो, जो आप यहाँ पर बना रहे हैं। आदूराम जी को हमने यहाँ पर जिम्मेवारी दी है कि आप अपने इस विधानसभा के अंदर 2-3 FPO बनाओ, तो आप इनके साथ में मिलकर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, ताकि हमारी खुद की रेट हम तय करेंगे। आज दिन तक व्यापारी अपनी फसल की रेट तय करते आया है, लेकिन आने वाले समय के अंदर हम रेट तय करेंगे। आपने देखा होगा यहाँ पर खजूर होता है, यहाँ पर अंजीर भी होता है। बाड़मेर के धोरों के अंदर खजूर के अंदर आपने देखा होगा, कई मेरे युवा साथियों को मैंने देखा, वो अपनी खुद की पैकिंग करते हैं और ऊपर 500 रुपये, 700 रुपये किलो या 1000 रुपये किलो वो खुद लिखते हैं और फिर उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे देशों के अंदर भेज रहे हैं।
ऐसे ही अगर खजूर के सारे किसान इकट्ठे होकर अगर समूह बनाए तो अपनी मर्जी की रेट होगी कि नहीं होगी। ऐसे ही जीरे के सारे किसान इकट्ठे होकर अगर जीरा करेगा तो जग मरा कर दूसरे जो है बाहर से हैं लोग आकर यहाँ से अपने से खरीदेंगे, क्योंकि जीरा बाड़मेर और जोधपुर इस संभाग के अंदर ही सबसे ज़्यादा होता है। और यहाँ आने वाले टाइम के अंदर हम सभी जगह FPO बना रहे हैं। ये सिर्फ बाड़मेर जैसलमेर ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में 10,000 FPO बनेंगे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। मैं ये आपको कहना चाहता हूँ। और आने वाला समय, आने वाला कल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के जीवन में परिवर्तन करने वाला होगा और देश आगे बढ़ेगा और आत्मनिर्भर बनेगा। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप मेरा इतना निवेदन जरूर मान लें, क्योंकि मैं पिछले 1 साल से आपको कह रहा हूँ कि आप FPO बनाओ। अब मैं खुद इतना, क्योंकि दूसरी जगह बन रहे हैं और अपने यहाँ पर अगर हम पीछे रह गए तो देश के जो मुख्य धारा है उसमें कहीं न कहीं हमारा जिला पहले से ही पीछे, क्योंकि हमारे इस क्षेत्र के अंदर जो आते थे पहले जीत कर जाते वापस मुंह नहीं दिखाते थे। इसकी वजह से न उन्होंने कभी काम किया इस क्षेत्र का, जिसकी वजह से हम पीछे रहे। आपको पता है यहाँ पर ना जीत के गए आए नागौर से, कालवी साहब जीत के गए वापस आए ही नहीं, मुँह ही नहीं देखा। आपको पता है यहाँ पर नाटा जी आए जीत कर गए, रामनिवास जी मिर्दा आए जीत कर गए नागौर से, शकल नहीं देखी दोबारा। इसकी वजह से हम पीछे रहे। लेकिन अब आपने मुझे जिम्मेवारी दी तो मैं आपको ईमानदारी के साथ में कह रहा हूँ कि मैं इस क्षेत्र के अंदर कुछ करके दिखाना चाहता हूँ और आपके साथ की जरूरत है। और आपसे मैं सिर्फ एक भीख मांग रहा हूँ, बस इतना आप समझ लेना कि आप ये मेंबर बन जाओ FPO के। और मेंबर बनने के बाद में अगर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आए तो आप मुझे कहना। मैं इसका उदाहरण देना चाहता हूँ। ऐसा ही FPO, ये अनंतराम जी अभी साथ में नहीं, आप गए थे महाराष्ट्र में, साथ में थे? सावा से कौन गया था महाराष्ट्र चेक देखने के लिए? मेरा ये कहना है कि अब एक FPO अभी मैंने यहाँ से कई कार्यकर्ताओं को भेजा था वहाँ पर महाराष्ट्र में जहाँ FPO चल रहे हैं, वहाँ गए थे। एक सयाद्री FPO है, वो IAS की तैयारी कर रहा था, IAS में उसका चयन हो गया, नौकरी लग गई। और लेकिन उसके बावजूद भी उसने कहा नहीं मैं तो FPO बनाऊंगा। IAS की नौकरी को उसने बीच ट्रेनिंग में छोड़कर उसने जाकर महाराष्ट्र में FPO बनाया। आज से 6 साल पहले एक युवा था, उसने बनाया था। मेरे युवा साथियों, मैं आपसे ये चीज़ इसलिए कह रहा हूँ कि युवाओं के अंदर क्या मन में करने का जज्बा होता है। उस लड़के ने IAS के अंदर चयन हुआ छोड़कर, और वो मेरे PS हैं, उसके साथ में वो पढ़ाई करता था। मेरे PS है, वो तो नौकरी लग गई, IAS बन गया। लेकिन वो जो लड़का है उसने जाकर खेती को पसंद किया और वहाँ FPO बनाया। और इस 6 साल के अंदर उस FPO का टर्नओवर है वो 650 करोड़ का टर्नओवर है। और उसने 20,000 किसानों को जोड़ रखा है, अंगूर के किसानों को और टमाटर के किसानों को, और पूरा का पूरा विदेश में भेजता है। और वहाँ मैं गया था, उन किसानों ने मुझे कहा कि भाई साहब हम तो, हमारी तो ये स्थिति थी, ये आदमी हमारे लिए भगवान है। मैंने कहा कैसे? तो कि ये जब हमारे पहले जब हम गए थे उस समय, हमने जब ये पहले आया तब तो हमें लगा कि ये शायद हमसे पैसा ले रहा है, हमारा ये कोई ठग है, ऐसा महसूस हुआ। लगता है अगर कोई पैसा मांगता है लगता ही है। लेकिन बाद में हमने इसके ऊपर भरोसा किया, इसने कंपनी लगाई तो उसके ऊपर हमने भरोसा किया। और उसके बाद में हमारी ये स्थिति थी कि हम आत्महत्या करने के लिए मजबूर थे, हमारे ऊपर लोन चढ़ा हुआ था, हम ऋणी थे। लेकिन आज इन 6 साल के अंदर ये स्थिति है कि हमारे घरों के अंदर 4 व्हीलर गाड़ियाँ आ गई है, क्योंकि इसने कमा तो मेहनत ये करता है, हम तो सिर्फ इसको देते हैं और ये पूरे विदेश के अंदर भी बेचता है। तो हमारे को इसका नफ़ा, फसल का पैसा पहले देता है, फिर साल के अंत में एक बार और नफ़ा देता है। तो हमारे तो 2 बार इनकम होती है एक ही फसल की। इसलिए आप यहाँ से जो गए वो देख कर आए थे, वैसी अपने यहाँ पर लगाने की मेरी इच्छा है। तो आपसे निवेदन है, मेरा इतना ही करबद्ध निवेदन है कि जो मैंने पहले आग्रह किया, आप अपने मेंबर बनो। आदूराम जी और इनकी पूरी टीम 4, 5, 10 जने जो भी लोग हैं मिलकर यहाँ पर एक FPO बनाओ और आने वाले समय के अंदर हम मजबूत हैं। मैं तो ये नहीं कहता कि आगे क्या होगा पीछे क्या होगा, लेकिन मेरा निवेदन है कि हम सब मजबूत होंगे तभी देश मजबूत होगा, किसान मजबूत होगा तभी देश मजबूत होगा, और किसान आत्मनिर्भर बनेगा तभी देश आत्मनिर्भर होगा। ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, और नरेंद्र मोदी जी हर उस अंतिम व्यक्ति की चिंता करते हैं। यहाँ पर हम बैठे हैं, आप देख रहे हो, कई लोग ऐसे होते हैं जो आकर कहते हैं साहब आप हमारे को मेरा ये काम करा दो। कोई कहते हैं अभी मेरे को क्या कि मेरे ट्यूबवेल करा दो, कुछ कहते हैं हमारे सभा भवन दिला दो, कोई कहता है हमारे रोड बना दो, या जो भी व्यक्तिगत सारे कहते हैं।
और बोलते हैं, उनका काम भी हो जाता है। आपको पता है, 1 बार नहीं 10 बार मांगेगा, 15वीं बार 20वीं बार, फिर वो आखिर जो भी है कैसा 15-10 बार कोई आए रहेंगे, कहीं न कहीं करो। लेकिन इस सभा के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कभी किसी के सामने नहीं मांगते, वो सिर्फ आते हैं और अंतिम में पीछे बैठे रहते हैं और भाषण सुनते हैं। चाहे कोई वो आया, उसका भाषण सुना और उसके बाद में मन में ये सोचते हैं कि जब सबका होगा तब हमारा भी हो जाएगा, और इसी आशा के साथ में वो वापस घर लौट जाता है। ऐसे कई लोग हैं यहाँ पर, है कि नहीं है मुझे ये बताओ, कभी नहीं मांगते। ऐसे लोगों की अगर किसी ने सुनी है तो नरेंद्र मोदी जी ने सुनी, और सबका साथ सबका विकास के तहत घर बैठे जो प्रधानमंत्री आवास के लिए 1 इंदिरा आवास पूरे पंचायत में मिलता था और उसके भी 25,000 रुपये देते थे, और उसके सरपंच के पीछे घर चलते या ग्राम सेवक के पीछे घूमते घूमते पैरों के जूते चप्पल घस जाती थी। बाद में कभी 1 का मिलता था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इस देश का कोई भी गरीब व्यक्ति ऐसा नहीं हो जिसके घर पर पक्की छत नहीं हो, पक्का मकान नहीं हो। 1.5 लाख रुपए देकर पक्का मकान बनाया जा रहा है। का 2022 तक कोई ऐसा घर नहीं हो जिसके कच्ची छत हो। हमारे यहाँ पर हम झोंपे में रहा करते थे, आज हम जाते हैं तो पक्के मकान देखने को मिलते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ। वो नहीं बोले जो लोग, उनको भी घर बैठे प्रधानमंत्री आवास मिला कि नहीं मिला बताओ, बिना बोले घर पर मिला। गैस का कनेक्शन जो गरीब थे, शहरों के अंदर लाइन लगती थी, जो गरीब था उसने अगर एप्लीकेशन लगाई तो उसके गरीब को गैस कनेक्शन निःशुल्क देने का काम किया। शौचालय बनाने का काम किया कि कोई भी गरीब व्यक्ति है, कुछ जिसने नहीं मांगा उसके भी घर बैठे के शौचालय बनाया गया। लाइट घर बैठे जो गरीब व्यक्ति था, जिसके भी देश जो अभी यहाँ पर तो आपके भेदभाव किया गया, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ जहाँ हुआ वहाँ पर किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। घर बैठे उसके जाकर कहा तेरे कनेक्शन करते हैं हम, और कनेक्शन किया गया। ये नरेंद्र मोदी जी की स्कीम है। और उन्होंने प्रधानमंत्री जी जिस तरह से अटल बिहारी जी ने जिस कड़ी को शुरू किया था, इसका विकास की अगर देश के अंदर शुरुआत हुई तो वो अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के समय में हुई। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की, उसकी वजह से गाँव में सड़कें आई। सड़क आती है तभी विकास आता है, और उसके बाद में ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। तब इन्होंने जो कांग्रेस ने 10 साल जो जिस तरह से भ्रष्टाचार किया, 10 साल जो घोटालों की सरकार थी, उसकी आप सबने अंत किया। अब नरेंद्र मोदी जी आपको ये योजना बनाकर अंतिम व्यक्ति की चिंता कर रहे हैं। भारत आगे बढ़ रहा है। आज इस देश के अंदर निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय के अंदर भारत आत्मनिर्भर बनेगा और भारत विश्व गुरु बनेगा, और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सब कुछ होने वाला है, और हम सब अपनी आंखों से देखेंगे। ऐसी शुभकामना के साथ आप सबने मेरी बात को सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत आभार। रात को अभी 9 बज रहे हैं लगभग, तो आप 9:30 बजे तक, तो मैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इतनी मेरी बात को सुना, और आगे भी हम सब मिलकर अपने जो ये क्षेत्र है इसको हम सब मिलकर करेंगे। और ये जो जनप्रतिनिधि है इनसे भी मैं तो यही कहता हूं कि आप भी मेहनत करें, क्योंकि जनप्रतिनिधि का धर्म है कि जीतने के बाद वो जनता की समस्याओं का समाधान करे। तो निश्चित रूप से हम सब मिलकर इस समस्या जो भी होगी उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री साहब।